Hello everyone, let's start again and the subject I'm starting with is history, 5th chapter expansion and consolidation of British power in India। इससे पहले 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, जैसे कि पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश। इन सब का मेन पर्पस होता है ट्रेड, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, जिसकी वजह से ये वॉर्स भी लड़ते हैं। जैसे कि हमने एंग्लो डच वॉर देखी थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी कवर करी थी। उसके साथ ही ये फैक्ट्रीज भी इरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं इंडिया में। एंड जो उस टाइम पर इंडिया की रूलिंग पावर थी वो थे मुगल्स। अब मुगल्स इस टाइम तक आते आते इंटरनली भी वीक हो चुके थे एंड एक्सटर्नली भी वो लोग वीक थे। इंटरनली कैसे? क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आएंगे वो सारे के सारे उतने ज़्यादा केपेबल नहीं होते हैं इंडिया को रूल करने के लिए। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी मुगल्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये लोग इंडिया को इन्वेड करते हैं, लूटते हैं, जिससे मुगल्स की ट्रेजरी पर इम्पैक्ट पड़ता है और भी ज़्यादा ये लोग वीक हो जाते हैं। इसके साथ ही रहते कि रीजनल किंगडम्स भी ग्रो होते हैं, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ हमने लास्ट देखा था सोसाइटल सेटअप कैसा था उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करा। क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स को एक चांस मिल गया कि अगर मुगल्स वीक हो चुके हैं तो उन्होंने इंटरफियर पहले करना स्टार्ट करा उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, फिर धीरे धीरे इन्होंने टेरिटरीज को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए 5th चैप्टर में हमने क्या देखना है कि जो भी इन्होंने टेरिटरीज कंट्रोल करी हैं उसके बाद या फिर इंडिया को कॉन्क्विस्ट करने के बाद इन्होंने धीरे धीरे कैसे अपनी पावर को इंडिया में एक्सपेंड करना स्टार्ट करा, कौन सी इन्होंने स्ट्रेटजीज का यूज करा, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो बंगाल में था, इन सारी चीज़ों का यूज करके कैसे इन्होंने एक्सपेंड करा, कैसे एक्सपेंशन करा इंडिया में अपना, इनकी कैसे ग्रोथ हुई एंड कैसे इस पावर को इंडिया में इन्होंने कंसोलिडेट करा एंड स्ट्रेंथन करा अपनी ब्रिटिश पावर को इंडिया में। सो 5th चैप्टर में जो सबसे पहली चीज हमने देखनी है कि कैसे ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, या फिर कह दीजिए कि 2 फेजेस में पीरियडाइज करा गया है। फर्स्ट पीरियड जो है इनका वो फर्स्ट एम्पायर का है, देन उसके बाद है सेकंड एम्पायर जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। फर्स्ट एम्पायर की बात करें तो इसमें था अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। देखिए जो सबसे पहली कॉलोनी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो थी आयरलैंड की 16th सेंचुरी में, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका में भी इसकी कॉलोनीज थी। 13 कॉलोनीज थी अमेरिका में ब्रिटिशर्स की। सो ये जो मैप है 1763 के अराउंड का, यहाँ पर अटलांटिक ओशन की साइड आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारी की सारी जितनी भी है ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनी है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर है कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, या फिर बोल लीजिए कि कोस्टल नेशंस हैं। वो सारे के सारे नेशंस जो है वो वेस्ट इंडीज का पार्ट बनते हैं। सो देखिए अटलांटिक ओशन से लेकर नॉर्थ अमेरिका कवर करता हुआ वेस्ट इंडीज तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, और ये सारा पार्ट कवर होता है फर्स्ट एम्पायर में। लेकिन जो अमेरिका की 13 कॉलोनी थी वो लोग अब ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस चाहते थे, जिसकी वजह से फिर वो स्टार्ट कर देते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये वॉर खत्म कैसे होती है? पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी से। अब देखिए इससे पहले बता दूं कि एक ना और ट्रीटी भी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, वो है 1763 की, वो कार्नेटिक वॉर्स के टाइम की है। इससे डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं करना है, ईयर का आपने याद रखना है। ये 1783 की है जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से ब्रिटिशर्स के साथ साइन हुई थी। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 की है वो कार्नेटिक वॉर्स के टाइम की है। सो देखिए अब इसके बाद क्या होता है, इस ट्रीटी के बाद जितनी भी ये 13 कॉलोनीज हैं उनको सोवरेन राइट्स मिल जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं इन कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सारी की सारी जो टेरिटरीज थी अमेरिका को वापस कर दी जाती है, नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट बनता है। ठीक है, अब इसके बाद इस ट्रीटी के बाद क्योंकि अब ये पोर्शन तो चला गया अमेरिका के पास, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को और अपना ट्रेड चाहिए, उनको और भी ज्यादा एरियाज चाहिए, तो अपना ध्यान वो डाइवर्ट करते हैं ईस्ट की साइड। अब ये बनता है उसका सेकेंड एम्पायर इस ट्रीटी के बाद, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो जितनी भी कंट्रीज ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में आएंगी, जितनी भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज इन एरियाज में होंगी, वो सारी की सारी सेकेंड एम्पायर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री का पार्ट बनेंगी।
अब देखिए इस टाइम पर ये लोग जो एनलाइटनमेंट का एरा भी चल रहा था। एनलाइटनमेंट कैसे, थोड़ा सा इसका आपको बता देती हूँ। देखिए ये ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑफ पीस कब हुई थी, 1783 में। और जो यूरोप में एनलाइटनमेंट चल रही थी उसका पीरियड था ऑलमोस्ट 1715 से लेकर 1789 तक। सो आप देख सकते हो कि इसमें ये ट्रीटी भी कवर हो रही है। तो इस टाइम पर यूरोप में एनलाइटनमेंट चल रही थी, जिसका मतलब था कि वहां पर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग अपनी थ्योरीज दे रहे थे कि कैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलनी चाहिए, कैसे सिटीजन्स के राइट होने चाहिए। लिटरेचर्स में बहुत ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पर, आर्ट में ग्रो हो रहा था यूरोप, एंड जो इंग्लैंड था वो भी यूरोप का ही पार्ट था। अब इंटेलेक्चुअल्स कौन से आ रहे थे उस टाइम पर, जैसे कि जॉन लॉक जो है मोनार्की को चैलेंज करते हैं। ऐसे ही एक थॉमस पाइन करके भी इंटेलेक्चुअल आते हैं। देन मॉन्टेस्क्यू का आप पॉलिटी में पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए, क्योंकि जो इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स की बात होती है, इसका जो मेन ओरिजिन है ये मॉन्टेस्क्यू ही लेके आते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मॉन्टेस्क्यू ही लेके आते हैं। ऐसे ही रूसो भी एक इंटेलेक्चुअल थे। सो ब्रिटिशर्स जो कि इंग्लैंड में थे, इस टाइम पर एनलाइटनमेंट होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद वो ईस्ट की साइड आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम तक वो खुद को इंटेलेक्चुअल रेस कंसिडर करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, और उनको लगता है कि जितने भी ईस्ट की साइड लोग हैं वो सारे के सारे उतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग हैं, वो बैकवर्ड रेस है, और जो हम हैं वो सिविलाइज्ड रेस है। वो खुद को एक सिविलाइज्ड रेस कंसिडर करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड न्यू रोमन्स मानते हैं वो खुद को। न्यू रोमन्स क्यों, देखिए जो रोमन एम्पायर था, बाइजेंटीन एम्पायर, यूरोप में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था ये, ठीक है। और इसका जो एंड होता है वो 1476 AD के करीब इसका एंड हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर इसको खत्म कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका था। और ब्रिटिशर्स फिर खुद को क्या मानते हैं कि अब हम न्यू रोमन्स हैं, हमारा एम्पायर बड़ा होगा, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ईस्ट की साइड लोग हैं जो बैकवर्ड रेस है उनको हम सिविलाइज्ड करें। तो देखिए वो यहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं ओरिएंट यूज होता है वर्ड, जितने भी ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के लोग होंगे उनके लिए ओरिएंट वर्ड ये यूज करते हैं। तो देखिए ब्रिटिशर्स को लगता है वो सबसे सिविलाइज्ड थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो हमारा इंडिया है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर, ठीक है। सो यस, अब हमने जो ये तो हो गया इसके दो पीरियड, फर्स्ट एम्पायर एंड सेकंड एम्पायर, और हमारा इंडिया आता है सेकंड एम्पायर में। अब देखिए जो नेक्स्ट दिया गया है स्पेक्ट्रम में वो है वॉज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। देखिए इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक प्री प्लान स्ट्रेटजी से कॉन्कर करा, या फिर उनके एक्शंस ही ऐसे थे कि उन्होंने इंडिया का कॉन्क्वेस्ट कर लिया। सो इसके लिए अगर स्पेक्ट्रम में देखें तो कुछ जस्ट व्यूज ही दिए हुए हैं, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी कंटेंट होना चाहिए। सो कुछ पॉइंट्स बता रही हूं मैं, आप सुन लीजिएगा ऐसे ही। तो सबसे पहले तो देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं उस टाइम पर मुगल्स बहुत ज़्यादा सेंट्रली स्ट्रांग थे, तो ब्रिटिशर्स के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो मुगल्स को एक्सपेल करके इंडिया में रूल कर पाते। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि जो भी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वो उनका मैक्सिमम यूज़ करते थे, उसकी एडवांटेजेस लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दीवानी राइट्स की बात करें, ऐसे ही दस्तक की प्रिविलेज की बात करें, फारूक सियार ने 1717 में ब्रिटिशर्स को दस्तक की एक प्रिविलेज दी थी, जिससे इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट मिल गया था बंगाल में, ठीक है। लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। सो जिस भी जगह से इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो इसका मैक्सिमम यूज़ तो करते ही थे, साथ में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी करते थे, जिसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स लेते थे। अब इसके साथ ही लेकिन स्टार्टिंग में देखिए यही इनकी स्ट्रेटजी रहेगी कि जिस भी जगह से आपको कोई राइट्स मिल रहे हैं उसका मिसयूज भी करो, उसका यूज भी करो, मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन करो। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर होगा औरंगजेब के बाद वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है जैसे कि जितने भी बाद के रूलर्स होंगे वो सारे के सारे वीक थे। इंटरनली जो मुगल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, साथ में एक्सटर्नली नादिर शाह इन्वेजन करेगा, ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली वीक करेगा, जिसकी वजह से ये जो मुगल्स थे और ज़्यादा वीक हो जाएंगे।
अब मुगल एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट हो चुका था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, ऑटोनोमस किंगडम्स बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे, जमींदारी क्राइसिस था। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं कि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से ही जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक चांस मिलता है कि वो मुगल्स की जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, चाहे जो मुगल्स की जो सेंट्रली रूल कर रहे जो भी पावर में जो भी लोग पावर में थे, ठीक है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर पाते हैं इनकम्पिटेंट रूलर्स की वजह से, एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स रूल कर पाते हैं, वॉर्स लड़ते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जितने भी बाकी की यूरोपियंस पावर होंगी उनको एक्सपेल कर देंगे, उनको निकाल देंगे इंडिया में। तो अल्टीमेट पावर कौन सी रह जाएगी जो मुगल्स के साथ फाइट करेगी? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स। इसके साथ ही आपने ये पीरियड अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है 1757 से लेकर 1857 तक का, क्योंकि यही पीरियड था जिसमें ब्रिटिशर्स के पास मैक्सिमम टेरिटरीज आती हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर आती है। बैटल ऑफ प्लासी होती है, ये स्पॉय म्यूटनी का पीरियड है, ठीक है। जितने भी बंगाल, अवध, इन सब के नवाब रूलर्स जो भी कह लो, ठीक है, उन सबको ये लोग हरा देते हैं। मैसूर के रूलर्स को ये लोग हरा देंगे। मराठास देखिए, मराठास को माना जाता था कि अगर मुगल्स के बाद कोई इंडिया को रूल कर सकता है तो वो मराठास हैं। ये लोग मराठास को भी हरा देंगे। जितनी भी सिख स्टेट होंगी उनको भी ये लोग एक्सपेल कर देंगे, उनको भी एक माइनॉरिटी ही इंडिया में रहने देंगे, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी आते आते ये लोग इंडिया के ऑलमोस्ट अनक्वेश्चनड मास्टर्स बन जाते हैं कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जिसकी वजह से इनको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता है। एंड आने वाले 2 डेकेड्स तक, ये 2 सेंचुरीज तक यही लोग इंडिया में रूल करते हैं। अब देखते हैं जो हमारे जो स्पेक्ट्रम की बुक में डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं, क्योंकि ये एक डिबेट का टॉपिक रहता है कि क्या ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली इंडिया को कॉन्कर करा या फिर इंडिया में रूल करा, या फिर उनके कुछ एक्शंस ऐसे थे जिसकी वजह से अनइंटेंशनली उनसे ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले इसमें देखिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट दिए गए हैं या फिर स्कूल्स ऑफ ओपिनियन। पहला स्कूल क्या कहता है इसमें, जॉन सीले का, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंटेंशनली रूल नहीं करा। और जो सेकंड स्कूल होगा वो कहेगा कि नहीं, इंडिया को उन्होंने इंटेंशनली विद प्रॉपर स्ट्रेटजी रूल करा, कॉन्कर करा। देन उसके बाद एक न्यूट्रल व्यू भी आएगा जो कहेगा कि नहीं, स्टार्टिंग में जो था उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो इंटेंशन बन जाती है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं जॉन सीले। जॉन सीले क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल करा वो एक फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस था, मतलब कि इंटेंशन नहीं थी। एक लाइन दी गई है, मैं रीड कर रही हूँ स्पेक्ट्रम से, आवर एक्विजिशन ऑफ इंडिया वॉज मेड ब्लाइंडली। ये ब्लाइंडली था, कोई इंटेंशन नहीं थी इंडिया को कॉन्कर करना या कॉन्क्वेस्ट करना। नथिंग ग्रेट दैट हैज एवर बीन डन बाय इंग्लिशमैन वॉज डन सो अनइंटेंशनली एंड सो एक्सीडेंटली एज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि जॉन सीले के अकॉर्डिंग जो इंडिया का कॉन्क्वेस्ट था वो इतनी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट थी, लेकिन इंडिया मतलब कि ब्रिटिशर्स के लिए, इंग्लिशमैन के लिए, बट एट द सेम टाइम ये जो अचीवमेंट थी ये टोटली अनइंटेंशनल थी, एक्सीडेंटल थी। इंग्लिशमैन को नहीं पता था कि उनकी ये अचीवमेंट उनके लिए फ्यूचर में इतनी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये क्या था जॉन सीले का व्यू। उसमें उसके साथ ही इसने देखिए क्या बोला है कि देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड के लिए आए थे। हमें तो ये पता ही है ना कि स्टार्टिंग में जो यूरोपियंस आते हैं इंडिया में वो ट्रेड के लिए ही आते हैं, डिफरेंट राइट्स लेते हैं फ्लैटरी के थ्रू। ब्रिटिश जितने भी मुगल रूलर्स होते हैं उनकी फ्लैटरी करके ये लोग डिफरेंट प्रिविलेजेस गेन करते हैं। सो जितना भी ये पैसा कमाते हैं जॉन सीले के अकॉर्डिंग इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि उस पैसे को ये वॉर के ऊपर वेस्ट करें। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया है स्पेक्ट्रम में, स्क्वांडर, जिसका मतलब होता है पैसे का वेस्ट करना। ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था, ट्रेड के थ्रू मैक्सिमम पैसा कमाना, लेकिन इंटेंशन नहीं थी कि उस पैसे को वो वॉर के ऊपर वेस्ट करे, स्क्वांडर करें। उसके अकॉर्डिंग, जॉन सीले के अकॉर्डिंग,
इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जैसे कि मुगल रूलर्स का, उनका इंटरनल सिस्टम ही इतना ज़्यादा वीक था कि अनविलिंगली ही जो ब्रिटिशर्स थे वो ड्रॉन हो गए थे इंडिया की पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट उसके अकॉर्डिंग तो जॉन सिले के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उनको ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया गया था कि वो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें, टेरिटरीज को गेन करें एंड अल्टीमेटली इंडिया को रूल करें। इसके साथ ही देखिए जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, सेकंड व्यू क्या कहता है, सेकंड व्यू के अकॉर्डिंग ये जो बात बोली गई है जॉन सिले ने, इस व्यू के अकॉर्डिंग ये टोटली एक क्या है, प्रोपेगेंडा। ठीक है, जो भी ये सेकंड व्यू के लोग हैं, जितने भी हिस्ट्रियंस हैं, ये कहते हैं कि जॉन सिले का ये जो व्यू है वो एक प्रोपेगेंडा है कि अगर उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने अनइंटेंशनली इंडिया को कॉन्कर करा है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन जो इंटेंट था वो पीसफुल था, वो लोग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के थे, मतलब उनको इंडिया की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ये जो व्यू है ये टोटली एक प्रोपेगेंडा है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे उनकी स्टार्टिंग से ही एक क्लियर इंटेंशन थी कि वो इंडिया में एक पावरफुल एम्पायर को खड़ा करेंगे, एक पावरफुल एम्पायर बनाएंगे, उसको रूल करेंगे, इंडिया को इसको लूटेंगे, ये सारी की सारी उनकी स्टार्टिंग से ही इंटेंशन थी। बट देन एक थर्ड व्यू भी आता है, न्यूट्रल व्यू, थर्ड स्कूल ऑफ ओपिनियन भी है। इस व्यू के अकॉर्डिंग देखिए ये न्यूट्रल व्यू है, तो इन्होंने क्या बोला है कि देखिए स्टार्टिंग में ये जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके ट्रेड इंटरेस्ट ही थे, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही था, अपने ट्रेड इंटरेस्ट को ही प्रमोट करना था। लेकिन जब वो इंडिया में आए उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा कि इतनी ज्यादा फैक्शनलाइज्ड है, यहाँ पर देखिए तो पता चल जाता है कि कितना इजी है एक रूलर को दूसरे रूलर के अगेंस्ट करना, क्योंकि अगर सेंट्रली इंडिया वीक था तो उस सिचुएशन का उन्होंने फायदा उठाया। सो स्टार्टिंग में उनका मेन मोटिव क्या रहता है, ट्रेड करना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही उनको पोजीशन इंडिया की पता चलती है तो वो एक क्लियर स्ट्रेटजी बनाते हैं। जितने भी ब्रिटेन में पॉलिटिशियंस थे वो एक क्लियर स्ट्रेटजी ड्रॉ करते हैं कि हमें इंडिया को कॉन्कर करना है एंड इंडिया को रूल करना है। सो इनिशियली तो लाइक अदर यूरोपियंस इंग्लिश भी इंडिया में ट्रेड करने ही आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने बताया हुआ है स्पेक्ट्रम में कि यूरोप में भी कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंडिया की साइड ड्रॉन हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन हमने देखा था, जिसकी वजह से इंडिया में भी कार्नेटिक वॉर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन रूट कॉज कहाँ पर था, यूरोप में। ऐसे ही उनकी कुछ पर्सनल एस्पिरेशंस भी होती हैं यूरोपियंस की, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, ग्रीडी थे बहुत ज़्यादा जितने भी ये यूरोपियंस थे, खास करके इंग्लिश। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी यूरोप में कुछ ऐसी थी। अच्छा, इसमें आप रशिया को भी इंक्लूड कर सकते हो, फ्रांस को भी इंक्लूड कर सकते हो। इंग्लिश को डर था कि रशिया भी अटैक करेगा, फ्रांस भी अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन जो यूरोपियंस थे वो इंडिया को कॉलोनाइज करना चाहते थे, इसका ट्रेड वो मोनोपलाइज करना चाहते थे, तो इन लोगों को भी दूर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही वो टेरिटरीज को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनके पास टेरिटरीज होंगी उतनी ही ज़्यादा उनके पास पावर होगी। सो देखिए ये कुछ व्यूज थे। इसके साथ ही एक BL ग्रोवर का भी व्यू है। अब VL ग्रोवर का जो व्यू है इसको आप सेकंड स्कूल ऑफ थॉट में रख सकते हो। इनके अकॉर्डिंग भी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक क्लियर इंटेंशन थी इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने की। इन्होंने बोला है कि कैसे जो लॉर्ड वेल्सली थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का मैक्सिमम एग्रेसिवली यूज करा, सो दैट जो ब्रिटिशर्स की डोमिनियन थी, ब्रिटिशर्स की टेरिटरीज थी, उनको इंडिया में एक्सटेंड करा जा सके। ऐसे ही उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स की भी एग्जाम्पल दी है कि कैसे उन्होंने ही वेल्सली की जो पॉलिसी थी उसी पॉलिसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करा। अब देखिए यहाँ पर जो एक चीज आपने याद रखनी है, लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस को अप्लाई करा, लेकिन उसका ओरिजिनेटर माना जाता है डुप्लिक्स को, ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखें। सो BL ग्रोवर के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स की एक क्लियर इंटेंशन थी इंडिया को कॉन्कर करने की। इनफैक्ट हेस्टिंग्स के अकॉर्डिंग तो जो इंडिया था
वो एक अक्वायर्ड टेरिटरी नहीं था, वो एक कॉन्कर्ड टेरिटरी था। क्योंकि देखिए इंडिया एक, अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर भी करा था तो वो एक अक्वायर्ड टेरिटरी बनता था। कैसे? अगर सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो जितने भी इंडिया के रूलर्स थे, इंडिया के रूलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी साइन होती थी कि ये लोग जो थे सोल्जर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे और जो इंडियन रूलर्स होंगे वो पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो बनता था सब्सिडरी अलायंस। लेकिन जब ये लोग इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे इंडियन रूलर्स, तो क्या करते थे, इनकी टेरिटरीज को ही वो लोग अक्वायर कर लेते थे। तो इंडिया क्या बनना चाहिए था? अक्वायर्ड टेरिटरी। लेकिन ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, स्पेशली लॉर्ड हेस्टिंग्स के अकॉर्डिंग, इंडिया एक कॉन्कर्ड टेरिटरी था उनके लिए, रादर देन अ अक्वायर्ड टेरिटरी। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन डिड ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया। मतलब इसके ऊपर भी डिबेट है कि एग्जैक्टली कब हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश पीरियड इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। अब हिस्ट्रियंस जो हैं वो अलग अलग ईयर्स को मानते हैं। जैसे कि कुछ के अकॉर्डिंग 1740 का पीरियड, जब एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई थी, हमने कार्नेटिक वॉर्स कवर करी थी जो कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से हुई थी यूरोप में। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में भी देखने को मिला था इन द फॉर्म ऑफ कार्नेटिक वॉर्स, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो कुछ हिस्ट्रियंस के अकॉर्डिंग 1740 का ईयर था जब हम मान सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद कुछ हिस्ट्रियंस हैं जिनके अकॉर्डिंग 1757 दैट इज बैटल ऑफ प्लासी का पीरियड जो है वो एग्जैक्ट डेट है जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था, सिराजुद्दौला को, ठीक है। तो इस पीरियड को मान सकते हैं, इस टाइम को मान सकते हैं जब ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट हो गया इंडिया में। अब कुछ के अकॉर्डिंग देखिए बैटल ऑफ वंडी वॉश भी 1760 का ईयर था, जब कुछ हिस्ट्रियंस के अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग ये पीरियड है, ये ईयर है जब ब्रिटिश पीरियड इंडिया में स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये दिया नहीं हुआ है स्पेक्ट्रम में, बट हाँ कुछ हिस्ट्रियंस के अकॉर्डिंग 1760 का भी ईयर है, ठीक है। देन अगेन कुछ के अकॉर्डिंग 1761 का है जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। बट अब जितने भी सारे ईयर्स हैं, ठीक है, ये कोई भी लिंक्ड नहीं है एक दूसरे के साथ कि ठीक है हाँ इस बार इस वॉर के बाद उन्होंने नेक्स्ट वॉर लड़ी, उनकी नेक्स्ट प्लानिंग ये थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी डिफरेंट इवेंट्स हैं, बट अगर आप इनको मिलाकर देखते हो तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ले लिए थे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो मराठास हैं, जो अहमद शाह अब्दाली है उसने मराठास को हरा तो दिया था, लेकिन बाद में फिर से मराठास रिकवर करते हैं, ठीक है, जिनको ब्रिटिशर्स अगेन हराएंगे। तो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कुछ, ठीक है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है वो है नेक्स्ट बंगाल के कॉन्क्वेस्ट से। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे, मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। बिपिन चंद्रा की बुक को भी साथ में कवर करेंगे। एक और बुक है जिससे कुछ कंटेंट लेंगे, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे।